हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है। तैयारी से ज़्यादा अगर आप लोगों को पॉसिबल हो सके पहले अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग सुरक्षित हैं तो ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसलिए पहले अपनी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। अपनी और अपनी फैमिली दोनों की आप ही को हेल्प करनी है। उनका भी स्वास्थ्य पे ध्यान रखना ज़रूरी है आपको भी। ठीक है। और ज़्यादा इस बात के लिए भी मत सोचिएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज़्यादा दिन में बहुत बार इन चीज़ों को सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें और भी ज़्यादा टेंशन हो सकती है। तो इसलिए नॉर्मल रहिए, कोई चीज़ इतनी बड़ी नहीं है, जैसी है। सिर्फ आप लोगों के माना जा रहा है कि मई में ही शायद इसका कुछ हो जाएगा, ये लोग कम हो जाएंगे जून में। फिर आप लोगों की माना जा रहा है कि यहाँ पे एग्ज़ाम डेट के बारे में भी आप लोगों की आ जाएगी। और जिन लोगों का सीटेट हो चुका है, यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को जल्दी मिलेगा। मई में किसी का भी कोई एग्ज़ाम नहीं है, ना ही अभी कोई नोटिफिकेशन के बारे में पता किया जा रहा है कि ऐसा कुछ आ सकता है। लेकिन जून में आप लोगों को शायद आप लोगों को मिल जाएगा यूपी टेट का भी। तो इसलिए जब तक यूपी टेट में भी आपकी 30 नंबर की यहाँ पे एसएसटी आएगी, वो उसमें से एससीईआरटी से नहीं पूछे जाते। बहुत कम क्वेश्चन है, 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं बस। उसके लिए आप लोगों को ये ज्योग्राफी जो हम लोग पढ़ाने हैं, हिस्ट्री, इसमें से भी क्वेश्चन मिलेंगे। आपकी जो ज्योग्राफी पढ़ाएंगे उसमें से मिलेंगे। पॉलिटी है आपकी, ये सारी चीज़ें मिलाकर, थोड़ा सा साइंस है आपका, जो जनरल साइंस पूछा जाता है वो, ये सारी मिला के ही आपके 30 नंबर के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं सुपर टेट में भी। और इसमें भी आपके लोग का जो यूपी टेट होगा, यहाँ पे भी आपके 30 क्वेश्चन उसी के आएंगे, जूनियर हो प्राइमरी हो। और जूनियर में तो आपकी 60 क्वेश्चन आते हैं, जो आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ही भरा होता है। क्योंकि सी टेट का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, उसमें ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो भी सब आप लोगों के एनसीईआरटी बेस में ही मिलेंगे। ठीक है। तो इसलिए आप लोग जितना हो सके वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा तो आपकी ज़्यादा समझ में आएंगी। आप लोगों के पास नहीं है टाइम लिखने का, या फिर नहीं है, तो आप एक वीडियो को 2-3 बार उसे रिवाइज कर करके देख सकते हैं, तो आप लोगों को फिर आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। आप लोग का जल्दी ही यहाँ पे हिस्ट्री का सब्जेक्ट एक समाप्त होने वाला है, फिर आपके सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन रह जाएंगे। फिर उसके बाद आप लोगों के यहाँ पे हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग ने यहाँ पे 2 सेशन आप लोग के जा चुके हैं, यहाँ से 2 वीडियो कर दी गई है, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन बताई गई, उसमें थोड़ी सी डिटेल बताई गई। फिर उसके बाद कल भी अधिवेशन थे, जो आपके 32 अधिवेशन यहाँ पे हो चुके हैं 1917 तक। ठीक है। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपका 1918 का। अब 1918 ईस्वी में कहाँ हुआ था, ये अधिवेशन हुआ था 1918 ईस्वी में। अब 1918 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। 1918 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था वो आपका दिल्ली में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे इसके मदन मोहन मालवीय, ये इसके अध्यक्ष थे। और ये था 33वां अधिवेशन 1918 ईस्वी में। ये 33वां अधिवेशन था आपका। कब हुआ था, ये 1918 में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे आपके मदन मोहन मालवीय। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसमें इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब ये सम्मेलन हो रहा था तो कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व की मांग की थी। जैसे तिलक, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सैयद हसन इमाम, इन सब का इसमें प्रतिनिधित्व नियुक्त किया जाए। इन सब का एक एक व्यक्ति यहाँ पे नियुक्त होना चाहिए। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी। दिल्ली में ये अधिवेशन हुआ था। और इसका यह कारण था कि जो यहाँ पे तिलक थे,
सिरोल थे, उनके विरुद्ध मानहानि के मुकदमे की पैरवी करने इंग्लैंड चले गए थे। ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको उनकी पैरवी भी पता होनी चाहिए, नहीं, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि 1918 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था और मदन मोहन मालवीय ने हुआ था। सिर्फ ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 34वां अधिवेशन। ये भी 1918 ईस्वी में ही हुआ था। अब ये क्यों हुआ था? ये आपका हुआ था कहाँ पे? कलकत्ता में। कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है? ये अधिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? जो आपके यूपीपीसीएस आरओ में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन, ये आपका 1919 का अधिवेशन है। ये यहाँ पे क्या हुआ? असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसका प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, आपसे पूछेगा असहयोग आंदोलन, असहयोग जो आंदोलन था उसका प्रस्ताव पारित कौन से अधिवेशन यानी कि कौन से सम्मेलन में किया गया था? तो वो आपका था यहाँ पे कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन। 1919 का अधिवेशन था, लाला लाजपत राय ने ये किया था यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं आपको यहाँ से 1920 का अधिवेशन। नंबरिंग ये नहीं पूछी जाती है आपको, सिर्फ ये ऐसे ही है। ये नंबरिंग आपसे कभी नहीं पूछी गई और ना ही पूछी जाती है। सिर्फ आपसे यहाँ पे डेट पूछी जा सकती है कि ये कौन से ईयर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी और इसका स्थान कहाँ था जहाँ ये संपन्न हुआ था। और इसमें अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है जैसे असहयोग आंदोलन, कहाँ पे नरम गरम दोनों एक साथ हुए, कहाँ पे दोनों अलग हो गए, कहाँ पे राष्ट्रगान गाया गया, कहाँ पे गर्मपंथी कांग्रेस अलग अलग हुए थे, ये सारी चीज़ आपसे पूछ सकता है कि कहाँ सबसे पहले महिला ने इसमें भाग लिया था, कौन सी विदेशी महिला थी, किसने संबोधित किया था पहली। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं अंदर से अगर पूछेगा, नहीं तो सिवाय आपके सिर्फ यहाँ पे कहाँ हुआ था, अध्यक्ष कौन थे और कब हुआ था। अब 1920 का कहाँ हुआ था? नागपुर, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ से। नागपुर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे इसके विजय राघवाचार्य। ये भी आपका यूपीपीसीएस आरओ के प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो आपका नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 का, उसका अध्यक्ष कौन थे? विजय राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस अधिवेशन में जो कांग्रेस का असहयोग आंदोलन चल रहा था उसकी पुष्टि की गई थी और इस आंदोलन की जो जितनी भी जिम्मेदारी थी वो गांधी जी को सौंप दी गई थी। किसकी? असहयोग आंदोलन को। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और की गई थी कि जो कांग्रेस के संविधान हो रहे थे यहाँ पे संविधान, उसमें भी यहाँ पे कुछ संशोधन किए गए थे और मजदूरों से संगठित यहाँ पे कुछ प्रस्ताव पारित कर दिए गए थे। अगर आपको याद रखिएगा तो सिर्फ इतना ही ज़रूरी है कि इसकी जो बागडोर थी वो सारी गांधी जी को सौंप दी गई थी इस अधिवेशन के तहत पुष्टि करके, क्योंकि इससे पहले तो प्रस्ताव पारित हुआ था, फिर उसके बाद यहाँ पे इस सारी चीज़ों को इनको सौंप दिया गया था। ठीक है, अब हम उसकी बात करते हैं 1923 का अधिवेशन। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? 1923 का अधिवेशन हुआ था कहाँ? दिल्ली में। अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? 1923 ईस्वी में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो व्यक्ति थे ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। इनकी एज कितनी थी? 35 वर्ष थी इनकी, और ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जो कांग्रेस का अधिवेशन से चल रहे थे उसमें अध्यक्षता निभाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। इसमें से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है
कि सबसे पहले तो अबुल कलाम ने कहाँ पे किया था, और या फिर पूछ सकता है कि सबसे कम व्यक्ति कौन से हैं जिन्होंने दिल्ली 1923 के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, वो व्यक्ति कौन है, तो उन व्यक्ति का नाम पूछा जा सकता है। साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने सबसे पहले कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इससे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब जो इससे अगले वाला अधिवेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपका 1924 ईस्वी का। 1924 ईस्वी का क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको तो बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बार ये कहाँ हुआ था, 1924 का अधिवेशन था। कहाँ हुआ? बेलगांव में हुआ। अध्यक्ष कौन थे इसके? महात्मा गांधी। इससे पहले अब तक जितने भी अध्यक्ष आ चुके हैं, क्या उनमें किसी ने महात्मा गांधी शामिल थे? क्योंकि ये क्या था, ये पहला ही अध्यक्ष निभाई थी, गांधी जी के द्वारा किया गया अधिवेशन था, और इन्होंने इसमें पहली बार अध्यक्ष बने थे ये इसमें। और ये कहाँ हुआ था? 1924 ईस्वी में हुआ था, और बेलगांव में ये किया गया था। अब यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि आजीवन एक बार, सिर्फ एक ही बार बने हैं। जितने भी अधिवेशन होंगे आपको आगे भी नहीं मिलेगा गांधी जी का नाम। सिर्फ यही एक अधिवेशन था जहाँ पे इसके अध्यक्ष बने थे। और इस अधिवेशन में ही गांधी दास पैक्ट के अनुसार स्वराज पार्टी को यह अधिकार दिया गया था कि कांग्रेस के अविभाज्य अंग के रूप में विधानमंडल में प्रवेश ले और उनकी नीतियों का विरोध करे। किनकी? जो ब्रिटिश सरकार चल रही थी वहाँ पे किस तरीके से नीतियाँ चल रही थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे की गई थी। इसी के साथ ही जो आपका नेक्स्ट है 1925 ईस्वी का अधिवेशन है 40वां, वो क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी सुनिए। 1925 ईस्वी का अधिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो ये कहाँ हुआ था, कानपुर में हुआ था, यूपी में। दूसरी बात, इसकी अध्यक्षता किसने निभाई थी? इसकी अध्यक्षता की थी किसने? सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू ने। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपने इससे पहले क्वेश्चन क्या पढ़ा? एनी बेसेंट। ऐसी पहली कौन सी महिला थी जिसने स्नातक थी, और पहली बार कौन सी महिला थी जिसने ये जो आपके सम्मेलन हो रहे हैं संशोधन, इसमें पहले अध्यक्षता किसने निभाई थी? वो थी आपकी गांगुली, उसने संबोधित किया था। पहली महिला कौन थी जो इसकी अध्यक्ष बनी? तो पूछा जाएगा, तो अगर पहली महिला पूछ रहा है तो आपको आंसर देना होगा एनी बेसेंट। कहाँ किया था? 1917 में कलकत्ता में। अगर पूछ रहा है कि पहली भारतीय महिला कौन है तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा। अगर आपसे पूछ रहा है कि पहली महिला कौन थी तो क्वेश्चन होगा, आंसर होगा आपका एनी बेसेंट। और यहाँ अगर ये भी पूछ सकता है कि पहली विदेशी महिला कौन थी तो वो भी आपकी कौन होगी? एनी बेसेंट होगी, जो कि कलकत्ता में थी, ये इसकी अध्यक्ष रही थी। उसके साथ अगर आपसे पूछेगा कि पहली भारतीय महिला कौन थी, ये भारतीय महिला थी जो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने की थी। अगर उस क्वेश्चन में आ रहा है पहली महिला तो एनी बेसेंट होगी, पहली भारतीय महिला होगी तो सरोजनी नायडू हो जाएगी, तुरंत चेंज हो जाएगा उसका आंसर। सरोजनी नायडू ने कहाँ किया था? ये कानपुर में किया था। और कब हुआ था? 1925 ईस्वी में ये हुआ था। ठीक है। अब इस अधिवेशन में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पहली भारतीय महिला कौन थी यहाँ पे जो इसकी अध्यक्षता निभाने वाली थी? ये थी कौन? सरोजनी नायडू। दूसरा क्या था, इन्होंने क्या किया, जो आपका राष्ट्र ज्ञान था, राष्ट्रभाषा थी कौन सी? हिंदी। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर दिया गया था इस अधिवेशन के तहत। ठीक है। इसी अधिवेशन 1925 ईस्वी का जो 40वां अधिवेशन था कानपुर में हुआ था, सरोजनी नायडू ने किया था। इसमें राष्ट्रभाषा आपकी जो हिंदी भाषा है उसको राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर दिया गया था। दूसरी बात यहाँ पे था, हजरत मोहनी के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया, परंतु पारित नहीं हुआ था। लेकिन पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसने रखा था? हजरत मोहनी ने रखा था। ठीक है, ये ज़रूर लिख लीजिएगा कि जो यहाँ पे आपकी हजरत मोहनी है, उन्होंने सबसे पहली बार
किसको, पूर्ण स्वराज को के प्रस्ताव को पारित किया था। लेकिन ये क्या हुआ था, ये पारित नहीं हुआ था, इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इसी तरीके से ही पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित तो किया गया था, लेकिन क्या हुआ था कि वो पारित नहीं हो, प्रस्ताव रखा गया बट वो पारित नहीं हुआ था। अगर आपसे इसी तरीके से पूछ रहा है कि वो किसने दिया था, किसने यहाँ पे प्रस्ताव को रखा था, तो हजरत मोहनी था। कहाँ, कानपुर के अधिवेशन में। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरोजनी नायडू ने की थी। कब हुआ था, 1925 ईस्वी में होता, पहली भारतीय महिला थी ये। ठीक है, तो इसलिए आप इस चीज़ों को मत भूलिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा तभी समझ में आएगी। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा हुआ था, 1929 का। क्यों इम्पोर्टेंट है, जितने भी आपको अधिवेशन बताए गए हैं, जो भी यहाँ लिखवाया जा रहा है, वो सारे ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें ना ही पढ़े तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, वही चीज़ें पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम में मिल सकती हैं। 1929 ईस्वी का जो यहाँ पे अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था, लाहौर में ये हुआ था। लाहौर में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्यों, पहला कांग्रेस का अध्यक्ष था ये। ठीक है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये जो अधिवेशन हुआ था इसमें ये कौन थे व्यक्ति, ये व्यक्ति थे आपके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू। कहाँ हुआ, लाहौर में हुआ, 1929 ईस्वी में। या पूछेगा कि जवाहरलाल नेहरू का पहला अध्यक्ष कौन से उसमें बना था, या जो वो हुआ था 1929 ईस्वी का आपका जो अधिवेशन हुआ यहाँ पे, वो कहाँ हुआ था, उसकी जगह पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आप जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उतने यहाँ पे क्वेश्चन बना कर देखिएगा। दूसरी बात यहाँ पे क्या हुआ कि इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस विधान की धारा 1 में स्वराज शब्द का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता होगा, क्योंकि इनका मानना था कि जो हमने स्वराज शब्द मांगा है उसका अर्थ यही है, हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। अब इसमें यहाँ लिख लीजिएगा कि इसमें क्या हुआ था कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया गया। ठीक है, उसके बाद यहीं पे ही किसके आंदोलन की स्वरूप रखी गई थी, यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके स्वरूप को निश्चित किया गया था कि कैसा होगा, कहाँ से शुरू होगा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद इन्होंने क्या करा, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वाधीनता दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया गया था, और 26 जनवरी की तिथि को प्रतिवर्ष इसी रूप में मनाने का भी इन्होंने क्या किया, निश्चय किया। साथ में अब आप यहाँ पे देखिएगा कि 26 जनवरी इसीलिए इम्पोर्टेंट है। आपने जब संविधान पढ़ेंगे वहाँ पे पॉलिटी, तो वहाँ पे देखेंगे जो आपकी 11 दिसंबर में यहाँ पे मीटिंग होती है, वो क्या करते हैं, वहाँ पे दिसंबर के आसपास ही, नवंबर दिसंबर में आपका पूरा संविधान बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग क्या यहाँ पे किस रूप में नहीं मनाते, इस रूप में जहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है स्वाधीनता के रूप में नहीं मनाया जाता। वो सिर्फ इंतज़ार करते हैं 26 जनवरी का। 26 जनवरी को ही वो अपना स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो चुकी थी कि 26 जनवरी 1930 को इन्होंने स्वाधीनता के रूप में मनाना स्वीकार किया था, और 26 जनवरी की वो तिथि निश्चित कर दी गई थी। तो इसलिए जब अगले साल की 26 जनवरी आई थी, उसी को ही इन्होंने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। यानी कि स्वाधीनता का जो प्रस्ताव था, जो मनाते थे स्वाधीनता मनाएंगे इस दिन से, तो वो वहाँ पर 26 जनवरी की यहाँ पर डेट निर्धारित की गई थी। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, जो आपका तिरंगा था, तिरंगा ध्वज स्वीकार भी किया गया था यहाँ पे ही, इसी अधिवेशन में। ठीक है, उसके बाद आपका अधिवेशन आता है 1931 ईस्वी का। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों,
1931 ईस्वी का जब आपका यहाँ पे अधिवेशन होता है, कहाँ होता है? कराची में। अध्यक्ष कौन थे इसके? वल्लभ भाई पटेल। ये कौन थे इसके अध्यक्ष थे? ठीक है। अब इस अधिवेशन में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे लिखिए। सबसे पहले क्या हुआ था, जो आपका गांधी इरविन पैक्ट है उसको मंजूरी मिली थी इसी अधिवेशन के तहत। दूसरी बात, इस अधिवेशन में दोबारा से कांग्रेस ने क्या किया? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया। पुनः ये चीज़ याद जरूर रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे अगर चेंज करेगा तो यहाँ एक एक वर्ड में चेंज करता है। क्योंकि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, लाहौर में किया था, 1929 में किया था। अगर आपसे पूछे पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वो पारित हुआ, प्रस्ताव रखा गया, पारित नहीं किया गया। कहाँ? हजरत मोहनी ने रखा था सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में, जहाँ पे 1925 ईस्वी में हुआ था, लेकिन वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है आपका पूर्ण स्वाधीनता जवाहरलाल नेहरू का 1929। लेकिन दोबारा से इस अधिवेशन में भी इसके लक्ष्य को निर्धारित किया गया। ठीक है। और इसी के तहत ही यहाँ पे क्या कहा किसने था? गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ये किसमें कहा था? 1931 ईस्वी में कहा था, जो आपका 1931 ईस्वी का कराची अधिवेशन होता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा भी होगा कि गांधी जी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेंगे। गांधी जी ने कहा था किस अधिवेशन के तहत? 1931, वल्लभ भाई पटेल 1931 और कराची वाले अधिवेशन में। ठीक है। अब उसके बाद आपका कौन सा आता है? 1936 ईस्वी का। 1936 ईस्वी का यहाँ पे आपका अधिवेशन मिलेगा। अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। फिर से जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कहाँ की थी? लखनऊ में हुआ था अधिवेशन, और ये था 1936 ईस्वी का। इसमें क्या था कि कांग्रेस का लक्ष्य क्या आ गया था? समाजवाद। और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ और मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। यहाँ ये ज़रूर लिखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। आपको सीधे सीधे क्वेश्चन है, यहाँ पे ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में मिलेगी और पूछेगा कि ये कथन किसने कहा था, या फिर ये कथन किसने, जवाहरलाल नेहरू ने कौन से अधिवेशन के तहत कहा था, या फिर ये बोलेगा कि जवाहरलाल नेहरू ने इनमें से कौन सा कथन बोला था। क्योंकि जो आपका नेट होता है उसमें आपका सब्जेक्ट प्रीफिक्स आता है कि सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट होती है वहाँ पे हिस्ट्री की। तो इस तरीके से बहुत लॉन्ग जो आपकी कोटेशन है, कथन है, वो सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि मैं समाजवादी हूँ और मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किस अधिवेशन के तहत? 1936 लखनऊ अधिवेशन के तहत। और इन्होंने ही यहाँ पे समाजवादी शब्द का प्रयोग किया था। इनका लक्ष्य ये घोषित किया था, समाजवाद। ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे अधिवेशन समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद आपको सिर्फ हरिपुरा का जो आपका गुजरात होता है, उसके बाद यहाँ पे कुछ फैजपुर का है जो गांव में हुआ था। उसके बाद आपके कुछ ज़्यादा और इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके एक या दो ही अधिवेशन ऐसे हैं जो यहाँ पे बचे हुए हैं अभी। फिर उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कि
कौन कौन से अधिवेशन थे या फिर कौन सी पार्टी बनी थी यहाँ पे, वो भी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे और फिर आपको पढ़ाएंगे एजुकेशन से रिलेटेड। और जो लोग चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा।